G7 ग्रुप ऑफ 7 की बात कर रहा हूँ। और आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्ज़ाम हो, इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन्हें आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि उनसे आपके एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो आज हम लोग G7 के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। और इतना कह सकते हैं कि इस क्लास को देखने के बाद कोई भी सवाल आता है किसी भी तरह का, उसका जवाब आप लोग दे पाएंगे। तो सबसे पहले G7 में कौन कौन से देश हैं उन्हें देख लीजिए। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप लोग चलिए उत्तरी अमेरिका में, तो यहाँ आप देखिए कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, दो ये हो गए, कनाडा भी शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है। फिर आप लोग भी आ जाइए फ्रांस, फ्रांस के बाद आप लोग आ जाइए जर्मनी, यहीं आप देखिए जर्मनी। इटली आ जाइए, इटली के बाद आप लोग यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, और ये जापान आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इतने देश इसमें शामिल हैं, 7 देश शामिल हैं। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। और आप देखेंगे कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में उस समय का शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में की गई थी। और इसके तहत वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे साझा हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक रूप से बैठक की जाती है। और हाल ही में आप देखिए 48 पे जो G7, ये आप लोगों को जब आप लोग पेपर देने जा रहे हो तो उस समय आप लोग जरूर देख के जाया करिएगा कि कहाँ हो रही है। G7 की वर्ष 2022 की अध्यक्षता जर्मनी के पास थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जर्मन प्रेसिडेंसी ने अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को G7 में आप देखते हैं कि शिखर सम्मेलन में आमंत्रित भी किया था। अब बात आती है कि G7 की इतिहास की, तो G7 की उत्पत्ति 1973 के तेल संकट के मद्देनजर आप देखेंगे, मद्देनजर फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और आप देखिए यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और जापान, 5 देशों के समूह ग्रुप ऑफ 5 के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक से हुई थी। और वैश्विक तेल संकट पर आगे की चर्चा के लिए वर्ष 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने पश्चिम जर्मनी, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन, जापान और इटली के नेताओं को रामबोइलेट फ्रांस में आमंत्रित किया था। और इसके सदस्यों की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और आप देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1975 में 6 देशों के समूह का गठन किया था, ताकि आप देखिए औद्योगिक लोकतंत्रों की आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। फिर आप देखिए 1976 में कनाडा को भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। और सभी G7 राष्ट्रों की पहली बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1976 में प्यूर्टो रिको में आयोजित की गई थी। और यूरोपीय संघ ने गैर गणनीय सदस्य के रूप में वर्ष 1981 से G7 की बैठकों में पूर्णकालिक भागीदारी प्रारंभ की। और आप देखेंगे इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्षों द्वारा किया जाता है, जो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नेताओं और यूरोपीय आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1997 में आप देखिए इस मूल 7 देशों के समूह में रूस के शामिल होने के बाद G7 को आप लोग कई वर्षों तक G8 के रूप में जाना जाने लगा था। फिर आप देखते हैं कि G7 में रूस को शामिल करने के उद्देश्य से 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। और रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के बाद 2014 में रूस की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। और फिर से आप देखेंगे कि G7 ये बन गया था, क्या G7 कहलाने लगा था। और इसकी सदस्यता की बात करें तो इसकी सदस्यता के लिए कोई औपचारिक मानदंड नहीं है, लेकिन इसके लिए सभी प्रतिभागी अति विकसित व लोकतांत्रिक देश हैं। G7 के सदस्य देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 50% है, और यह विश्व की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व भी करता है, ये भी याद रखिएगा। और शिखर सम्मेलन में भागीदारी की बात करें तो इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। और आप देखिए समूह के सदस्यों द्वारा इसकी मेजबानी बारी बारी से की जाती है। मेजबान देश न केवल G7 की अध्यक्षता करता है, बल्कि उस वर्ष के कार्य विषय एजेंडा का भी निर्धारण करता है। एक तरह से मेजबान देश द्वारा वैश्विक नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रण दिया जाता है। चीन, भारत, मैक्सिको, ब्राजील जैसे देशों ने विभिन्न अवसरों पर आप देखिए इसके शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया है।
और G7 के शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। एक बात आप लोगों को यहाँ बता देते हैं, देखिए इन संगठनों का उल्लेख हुआ है, लेकिन आगे चलकर इनके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अगर देखिए IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को रोकना, उनसे उभरने में सहायता करना। वॉशिंगटन DC में USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग यूरोपीय यूनियन की बात करें तो इसमें आप देखिए कि इसमें 27 सदस्य देशों का एक सुपर नेशनल राजनीतिक और आर्थिक मंच है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी याद रखिएगा इसके बारे में, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब आप देखिए विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसकी अगर स्थापना की बात करें हम लोग तो 7 जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। UN की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके शेरपा की बात करें तो चर्चा के लिए आरक्षित विषयों और अनुवर्ती बैठकों सहित शिखर सम्मेलन के जमीनी स्तर के कार्य शेरपा द्वारा किए जाते हैं और जो आमतौर पर आप देखिए व्यक्तिगत प्रतिनिधि या फिर राजदूत जैसे राजनयिक होते हैं इसमें। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए एक और आप लोगों को G20 है एक आपका, जिसमें आप देखते हैं कि अफ्रीकी संघ है ना, वो भी जुड़ गया। तो G20 की जगह अब आप लोग क्या कहने लगे? G21 कहने लगे इसे। ग्रुप ऑफ 20 कहते थे पहले आप लोग इसे। तो G20 की स्थापना 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में की गई थी और जिसकी आरंभिक बैठकों में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने भाग लिया था एक तरह से। और देखिए 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना हुई थी और शासन अध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। 21 सदस्यों में अब आप देखें तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के अलावा अफ्रीकी संघ भी अभी शामिल हो गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसमें। और वर्ष 2008 में के वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया के रूप में वॉशिंगटन DC में आयोजित G20 के उद्घाटन शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख स्तर के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी इसमें। और G7 मुख्य रूप से वैश्विक राजनीति से संबंध रखता है और जबकि आप देखिए G20 की बात करें तो एक व्यापक समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। इसे वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में आप देखते जाना जाता है एक तरह से। और यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80% का प्रतिनिधित्व करता है। अब तो आप देखें अफ्रीकी संघ जुड़ने के बाद बढ़ चुकी है इसका। और G20 में G7 देशों के अलावा अर्जेंटीना आपको बता चुका हूँ, ये सब नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। और जिसमें भारत शामिल है उसका जरूर याद रखिए, उससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। G7 की शक्ति कमजोर कैसे हुई है? तो आप देखिए शक्ति में सूक्ष्म परिवर्तन। हालांकि वर्ष 2008 में G8 ने खाद्य मुद्रास्फीति और विश्व के अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, किंतु वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर संवाद करने से चूक गया था ये। और जबकि इस शिखर सम्मेलन में G20 ने इस समस्या के मूल से एक तरह से आप देखेंगे मूल को संबोधित करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने वित्तीय बाजारों को अधिक विनियमित करने का अनुरोध किया था। इसके उपरांत ही यह स्पष्ट हो गया कि वित्तीय संकट से बेहद रूप से बचने में सफल रहे G20 देशों के उभरते हुए बाजार किसी भी वैश्विक पहल के नैसर्गिक आवश्यक भागीदार हैं इसमें। और G20 शिखर सम्मेलन का उभार वैश्विक नेताओं की सबसे महत्वपूर्ण बैठक के रूप में हुआ और इसने G8 के महत्व को कम कर दिया है। अब बड़ा संगठन बन जाएगा तो छोटे का महत्व कम ही हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे एक परिणाम स्वरूप इसने पुरानी विश्व व्यवस्था के अंत और एक नई व्यवस्था के आरंभ का संकेत दिया था। तो ये भी आप लोग देखने को मिलता है इसमें। चलिए ये भी आप लोग देखते रहिए।
और G7 और FATF की बात करें अगर हम लोग, तो धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही। बढ़ती वैश्विक चिंता को प्रतिक्रिया स्वरूप वर्ष 1989 में पेरिस में G7 द्वारा धन शोधन की समस्या के समाधान हेतु वित्तीय कार्यबल का गठन किया गया था। और 2001 में आप देखिए 2001 में इसकी कार्यवाही के दायरे का विस्तार करते हुए आतंकवाद के वित्त पोषण को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। बैंकिंग, तो ये सब आप लोग देखिएगा। PGII विकासशील और मध्यम आय वाले देशों को गेम चेंजिंग और पारदर्शी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वितरित करने हेतु G7 ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के तहत आप देखिए सालाना सामूहिक रूप से वर्ष 2027 तक $600 बिलियन जुटाने की। और लाइफ कैंपेन, तो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ अभियान कैंपेन का पर प्रकाश डाला गया है। इस अभियान का लक्ष्य पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। रूस यूक्रेन की बात करें संकट की, तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है G7 की। इतनी जानकारी आप लोग रखिएगा बस, ठीक है। और किसी संगठन के बारे में जानने की दिलचस्पी है तो उसका नाम आप लोग नीचे बता जा सकते हैं।